जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमाल स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत उत्तराखंड बोर्ड का जो पेपर होने वाला है उस पर चर्चा करने वाले कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने सिलेबस से आधारित जो पढ़ा होगा वो तो पढ़ा ही होगा, लेकिन हम व्याकरण खंड वाले पर बात करने वाले कि व्याकरण खंड में कौन से प्रश्न आते हैं जो आपको तैयार करने होंगे। इनमें से 30 नंबर का आपसे पूछा जाता है। इन 30 नंबर को अगर आपने रट लिया तो आपकी मेरिट में चांस बन जाते हैं मेरिट में आने के, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें केवल समझने की आवश्यकता होती है, अमूल उत्तर इसी में दिया रहता है। लेकिन व्याकरण वाला खंड गा का जो भाग है ये थोड़ा अब अलग है, इसको आपको रटना ही होगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, अगर इससे पहले अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। पहले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर खंडगा यहाँ पर पूछा गया है, अनुप्रयुक्त व्याकरण होता है। ठीक है ना, इसमें पहले प्रश्न नंबर 6 क्रमांक में जो प्रश्न आएगा वहां से आपकी व्याकरण खंड शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, और ये जो है इसमें प्रश्न नंबर 6 जो होगा वो आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है ना, 3 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ये संधि से संबंधित होता है। प्रश्न पूछा गया है, अधोलिखित रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा उत्तर प्रस्थिकायाम लिखा। यानी नीचे दिए गए संधि विच्छेदों को पढ़ करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है ना, 3 नंबर का है और 3 प्रश्न इसमें दिए हैं। पहला का होता है इसमें मुनीन्द्रा वने गच्छति, ये अंडरलाइन वाला जो होता है रेखांकित, उसने कहा यानी रेखांकित पदों को ये अंडरलाइन वाला जो है इसकी हमने संधि विच्छेद करनी है, और जो विच्छेद है उसका हमने संधि करना है। मुनीन्द्रा कौन सी संधि हो जाएगी, इसका विच्छेद अगर करेंगे तो हम लिखेंगे मुनिधन इंद्रा। मुनि छोटी नी लिखेंगे, ठीक है ना, मुनिधन इंद्रा लिखेंगे, क्योंकि प्लस से पहले जो है, अगर ये कहना है कि अगर प्लस से पहले समान स्वर जब आते हैं, एक समान जैसे स्वर आते हैं तो वहां दीर्घ संधि हो जाती है, अर्थात यहां पर दीर्घ। ठीक है, मुनि धनेन्द्रा छोटी ई और प्लस के बाद छोटी ई है, समान स्वर हो गए, वहां दीर्घ संधि हो जाएगी। मुनिंद्रा वने गच्छति। ठीक है, यहां पर दूसरा है वने धन अस्मिन, वने धन अस्मिन। तो यहां पर क्या कौन सी संधि हो जाएगी, प्लस से पहले हमने क्या देखना, प्लस से पहले क्या है, प्लस के बाद क्या है। इससे पहले अगर वर्ण विच्छेद की बात करें, वा धन आ धन ना धन ए, यानी ए वर्ण आखिरी हो गया, इसमें पहला जो आ गया वो आ वर्ण आ गया, तो हमें इन दो वर्णों के बीच में संधि होती है। ठीक है ना, तो वर्ण ही देखने, हमने आखिरी वर्ण ए हो गया और पहला वर्ण आ हो गया, अर्थात ए और आ जब ऐसी स्थिति रहती तो क्या हो जाता है, यहां पर आता है पूर्व सवर्ण संधि आ जाती है, पूर्व रूप संधि आ जाती है। ठीक है ना, तो आ को एस बन जाता है, आ को क्या बन जाएगा, आ को बनेगा एस। ठीक है ना, वनेस्मिन बन जाएगा, वनेस्मिन। ठीक है ना, वने आ को एस हो जाएगा, अनेस्मिन बन जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। जैसे ये दूसरा है गा वाला, गा वाले की बात करें, भानु धनुदय, आप लोग यहां पर भी कौन सी संधि होगी, अभी हमने कहा था कि समान स्वर जहां देखते हैं, भानु धन छोटा वहां आ जाएगा उदया, तो जहां पर समान स्वर रहते हैं वहां दीर्घ संधि हो जाएगी। यहां पर भी प्लस से पहले क्या था, प्लस से पहले था, प्लस से पहले ऊ था, और प्लस के बाद भी ऊ था, प्लस के बाद भी ऊ था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि होगी, भानुदय आ जाएगा। ठीक है ना, ये तीनों देख लिया आपने। मुनि धनेन्द्र, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, ई और ई को दीर्घ होकर मुनिंद्रा बन रखा है। वने धनास्मिन, यहाँ पर पूर्व संधि होगी, यहाँ पर भानु धनोदय, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना, संधि वाला भाग हम देख लेते हैं, एक मिनट। संधि से संबंधित कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, नीचे पीडीएफ बनी हुई है, इधर देखते हैं। यहां लिखा गया है, अधोलिखित
वह किस स्थली से संधि अथवा संधि विच्छेद, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आगे रजनी धनीषा, ये देखो यहाँ पर प्लस से पहले ई है, आगे भी ई है, समान स्वर है, दोनों बड़ी ई हो गई, समान स्वर आगे। जहां समान स्वर आते हैं, एक जैसे स्वर आते हैं, वो दीर्घ संधि हो जाएगी, रजनीश बन जाएगा रूप, ठीक है ना। क्या बनेगा, रजनीश, बड़ा ई हो जाएगा, रूप बनेगा रजनीश, ठीक है ना। ऐसे ही आपको पूछा जाएगा। जैसे ही दिग्गज आ गया, दिग्गज रक्षक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिक्धन जा, दिक्धन जा, ठीक है, का को गा हो जाता है, ठीक है, सूत्र आता है वहां पर है, जो का को जाग वर्ग का तीसरा अक्षर उसको बन जाता है, ठीक है ना। ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। जैसे यहाँ पे निरोग, निधन रोग, क्या आ जाएगा, निहि, छोटा नहीं आ जाएगा, छोटा नहीं, और उसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का ये उदाहरण होगा, ठीक है ना, निधन रोग, ठीक है। नी को निर आदेश हो जाएगा, निरोग बन जाएगा, निरोग हो गया। अब यह है कोवदत्त, कोवदत्त का जो होगा उसमें आ जाएगा का धन अवदत्त, विसर्ग वाला का है, का धन अवदत्त, यहां पर आ जाएगी विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग को जो है ओ हो जाता है, ठीक है ना, और आ को प्रसारण हो जाएगा, आ को एस बन जाएगा। अभी हमने ऊपर बात की थी ना, आ को एस बन जाएगा, विसर्ग को ओ हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग संधि यहां पर होगी। इसका पहचान क्या है कि विसर्ग से प्लस से पहले विसर्ग हो और आगे आ हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहां पर था, ठीक है, यहां पर विसर्ग संधि निधन रोग, वैसे यहां पर हो जाएगा का धन, का को ओ आदेश। विसर्ग को हमेशा तीन चीजें होती है, विसर्ग को सा हो जाता है, विसर्ग को रा होता है, और विसर्ग को ओ हो जाता है। तीन ही भेद विसर्ग संधि के होते हैं, इनको आप याद रख लीजिए, ठीक है। आगे जो सठ धन आनंद, इष्टुनाष्टु सूत्र है, और व्यंजन संधि यहां पर हो जाएगी, ता को डा हो जाएगा, सडानन बन जाएगा, सडानन यहां पर बन जाएगी। जैसे मुनि धनासन है, ये क्या है, प्रसवण संधि है, नहीं सॉरी, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी यहां पर, मुनि आसनी, जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये पर्वत धन, ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, पर्वत धन, पर्वतो धन इव, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पर्वतो धन, औ आ जाएगा, पर्वतो धन इव हो जाएगा, क्योंकि औ को अयादि संधि यहां पर होगी, इचो यवा जो सूत्र आता है, औ को आव आदेश हो जाता है, तो ता में औ को आव हो जाएगा, ताहले आ से मिल जाएगा, वाहले ई से मिल जाएगा, पर्वता विभु बन जाएगा रूप, ठीक है। अनुधन छेदम, ठीक है, यहां जो अनुच्छेदम इसका रूप बन जाएगा, ठीक है, अनुच्छेदम, अनुच्छेदम इसका रूप, चा भी आ जाएगी इसके बीच में, क्योंकि विसर्ग की प्लस से पहले शोषणाशु इसका सूत्र है, व्यंजन संधि आ जाएगी, प्लस से पहले ऊ हो, आगे छा हो, ठीक है, था उसको तो चा आदेश वहां पर हो जाता है, अनुच्छेदम आ जाएगा। भवनम, भूधननम, अयादि संधि यहां पर हो जाएगी, ओ को अवादेश भवनम, कविधन आगतो, यहां पर प्रकृति भाव संधि हो जाएगी, जैसा वैसा ही रहेगा, ठीक है। स्वादंशम, ठीक है, यहां पर भी ऐसे हो जाएगा जैसे यहां हुआ था, चा आदेश हो जाएगा, स्वच्छम बन जाएगा, सुंदर, ठीक है। अनुच्छेदम, ठीक है, ये चीज संधि के उदाहरण कुछ समझ लेंगे आपने, अभी बहुत सारे आगे, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होगा संधि से संबंधित, दूसरा होगा समास से संबंधित, तीसरा होगा प्रत्यय से संबंधित, चौथा होगा अव्यय शब्द से संबंधित, ठीक है ना, और पांचवा होगा वाच्य परिवर्तन, छठा होगा घड़ी वाले से, सातवां होगा आपका अंक वाले से, और आठवां होगा आपका
वाच्य परिवर्तन, ठीक है, शुद्ध करने से। तो अब दूसरा वाला हम देख लेते हैं, समास वाला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा, रेखांकित पदेश समास विग्रह कृत्वा लिखा। अब पहला ऐसे माता से पिता से। अब हमेशा याद रखिए जहां पर चा आता है दोनों, तो समझो वो द्वंद समास है, क्योंकि समास का मतलब, द्वंद समास का मतलब है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। एक पद हो गया इसमें माता और दूसरा पद हो गया इसमें पिता, ये दोनों प्रमुख है। जहां दोनों प्रमुख आ जाती है द्वंद समास हो जाता है, ये रूप बन जाएगा पितरों, ठीक है। अगर आपको पितर लिखना नहीं आता तो आप चा, दोनों चा हटा के माता पिता भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे इसका पितरा होता है, यानी माता पिता, द्वंद समास आ जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है नीलकंठ। नीलकंठ हिमालय वसते, नीलकंठ हिमालय में रहते, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, हिमालय वसते नीलकंठा। तो यहाँ पर कर्मधारय समानता जाएगी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, सॉरी परिभाषा क्या होगी, कि जिसका विशेष और विशेषण जिसका होता है, ठीक है, विशेषण विशेषण। और विशेष क्या है यहाँ पर, विशेष हो गया कंठ और विशेषण हो गया नील, ठीक है ना। नील कंठ कैसा है, नीला है, जिसका कंठ नीला होता है वो नीलकंठ कहलाता है, यानी विशेष विशेषण आ गया, कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अष्टाध्यायी की बात की है, बालक अष्टाध्यायी स्मृति, बालक अष्टाध्यायी याद करता है। तो अष्टानाम अध्याय नाम समाहारा, जहाँ 8 अध्यायों के समान, नवानाम रात्रि नाम समाहा, नवरात्र, इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। वैसे अष्टानाम अध्याय नाम समाहारा अष्टाध्यायो, ठीक है, 8 अध्यायों का जो समाहार एक समावेश है वो अष्टाध्यायी आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुव्रीहि समास आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, सा प्रतिदिनम दानम करोति, वह प्रतिदिन दान करता है। दिनम दिनम प्रति इसका विग्रह हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति, एक दिन के बाद एक, ये कौन सा आएगा, द्विगु समास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, इसका उदाहरण की बात करें, अन्य उदाहरण में हमने इसके लिखे हुए थे बीच नीचे, आपको पीडीएफ बता देते हैं कौन कौन से उदाहरण पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये लिखा गया प्रश्नानम उत्तराणि तद्भाव एतत् समासेषु पदं विग्रहं लिखत, ठीक है। क्रीडा पहले देर का, बालक क्रीडा क्षेत्रम गच्छामि, बालक खेल के मैदान में जाता है, क्या हो जाएगा इसका, बालक क्रीडा क्षेत्रम गच्छामि। बहुत आसान आसान से भी पूछे जाते हैं, और हमको इसको केवल रटना, 2 पद है क्रीडा और क्षेत्र। पहले हमेशा इसको तोड़ने की कोशिश करो, जब आपको तोड़ना आ जाएगा आपको उत्तर स्वतः आ जाएगा। 2 पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद, ये उत्तर पद हो गया, पूर्व पद हो गया। क्रीडा और क्षेत्र, खेल और मैदान, क्षेत्र मतलब मैदान, क्रीडा क्षेत्र, कौन सा समास हो जाएगा, क्रीडाया क्षेत्रे तत्पुरुष समास, कौन सा, चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्रीडा क्षेत्र, खेल के मैदान में, ठीक है, खेल के मैदान में कौन जा रहा है, कोई बालक जा रहा होगा, कोई पुरुष जा रहा है, ठीक है ना। तो क्रीडा क्षेत्र खेल के मैदान में। अब बात करें यहाँ पर जो चक्रम पाणो यस्य सा, ये विग्रह कर रखा है, इसका हमने समास समस्त पद लिखना है। चक्रम पाणो यस्य सा क्या आ जाएगा, चक्र पाणी। चक्र का, अब एक एक शब्द का अर्थ लगाना है पहले। चक्र का मतलब होता है पहिया, पाणो मतलब हाथ, यसे मतलब जिसके, सा मतलब वह, जिस, वह व्यक्ति जिसके हाथों में चक्र है, तो कौन हो गया, विष्णु, यानी कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बहुव्रीहि समास आ जाएगा। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान न मुख्य न होकर के तीसरा अर्थ निकलता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, विष्णु, ठीक है ना। चक्र पाणो यस्य सा, वह जिसके हाथों में चक्र है, यानी विष्णु के हाथों में होता है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तीसरा अर्थ ना निकलता है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नीलम कमलम, नीला कमल, अभी हमने ऊपर बात की थी, कर्मधारय समास आ गया। कमल विशेष और विशेषण जिसका होता है, क्या है, कमल विशेष आ गया, विशेषण क्या है, नील, नीला है जो कमल, ठीक है ना, वो नील कमल आ गया। यथाशक्ति, अब ये याद रखिए उत्तर पद क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद क्या, उत्तर पद हो गया जिसका यथा और शक्ति, 2 पद आ गए, पूर्व पद और उत्तर पद, ये हो जाएगा अव्ययभाव समान। यथा से शक्तिमसि, यथा शक्तिम अनतिकर्मा भी आप लिख सकते हैं, यथा से शक्तिम असि भी आप लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक यथा से शक्तिम असि और यथा शक्ति अनतिकर्मा, ठीक है ना। तो यथा का मतलब है ये अव्यय शब्द आ गया,
अव्ययवाद समास यहाँ पर हो जाएगा जिसका पूर्व पद अव्यय शब्द और उत्तर पद प्रधान हो। प्रधान का मतलब मुख्य, वो अव्ययवाद समास कहलाता है। यहाँ ठीक है। यथार्थ अनतिक्रमण शक्ति। वृक्षारूढ़, ठीक है, वृक्ष से आरूढ़, वृक्षम से ढका हुआ, वृक्ष से आरूढ़, ये वृक्षम आरूढ़, वृक्षों से ढका हुआ। और यहां पर बात करें मधुरम वचनम, मधुर वचन, मीठा बोलने विशेष विशेषण आ गया, कर्मधारय समास आ जाएगा। तो मधुर वचन और कैसे मधुर है, विशेष विशेषण, शताब्दी, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से आपको इसको रटना है, याद करना है कुछ, ठीक है। आपको ट्रिक समझनी है केवल, ठीक है, आपको समझना है। तीसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। 8वां नंबर का जो प्रश्न होगा वह लिखा है कोष्ठकों से प्रकृति प्रत्यय संयोज्य वाक्यानि रचयतु। प्रकृति प्रत्यय वाले ये भी क्या है, 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 आएंगे। गम धम तबियत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको पहले तोड़ने की कोशिश। तबियत का तबियत शेष रहता है, मतब का मत शेष रहता है, ठीक है, और टाप का आ शेष रहता है, अनियर का ई शेष रहता है। आपको इतना याद रखना किस चीज का क्या शेष रहता है, ठीक है ना। प्रत्यय हमेशा धातु के बाद लगाए जाते हैं या शब्द के बाद लगाए जाते हैं। उपसर्ग जो है हमेशा शब्द से पहले लगाए जाते हैं, इतना भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक गम धातु है, तबियत प्रत्यय है। गम को गच्छ आदेश हो जाता है, तब रूप क्या बनता है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। लेकिन तबियत का तब्य शेष रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर रूप बन जाएगा गंतव्य। माँ को ना हो जाएगा, गंतव्य रूप यहाँ पर बन जाएगा। माँ को अनुसार हो जाता है ऊपर, ठीक है ना, गंतव्य रूप बन जाएगा। तबियत का तब्य, हमने कहा कि तबियत का तब्य शेष रहता है, आपको सीधे जोड़ना है। माँ का अनुसार ऊपर हो जाएगा, अनुनासिक ऊपर हो जाएगा, सॉरी अनुनासिक ऊपर हो जाएगा, गंतव्य रूप बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करें शक्ति मतु। अब ये शक्ति क्या है, ये धातु नहीं है, शक्ति क्या है, शब्द। शब्द के साथ भी प्रत्यय लगते हैं और धातु के साथ भी प्रत्यय लगते हैं, इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, शक्ति प्रत्यय आ गया, यहाँ धातु के साथ लगा था गम तबियत, लेकिन ये मतु प्रत्यय जो है शब्द के साथ लगे, शक्ति मतु, मतु का मत शेष रहेगा, ठीक है। तो रूप क्या बनेगा, शक्ति मान। मतु को आन आदेश भी हो जाता है, शक्तिमान रूप बन जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मतु बुद्धि, मतु बुद्धिमान, बुद्धिमान, मतु का मत शेष रहेगा बुद्धिमत, या बुद्धिमान भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नायक का आ शेष रहेगा, नायिका बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। जब पुल्लिंग में ताप शब्द ताप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है, नायिका यहाँ पर रूप बनेगा। क्रीदन अनियर, री को अर्गुण हो जाएगा, करणीय इसका रूप, अनियर का ई शेष, करणीय इसका रूप बन जाएगा, ठीक है ना। उदाहरण आपको समझाते हैं पीछे, ये देख यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहसा आगमिष्यामि, दशरथ नाम राजा बबूवह। पूरा मतलब प्राचीन काल में दशरथ नाम का एक राजा, बहुत राजा रहता था, ठीक है ना। वने सिंहा ऊंचे गुर्जंती, ठीक है। ये भी 5 नंबर का होगा, आपने यहीं से इसको देखना होगा, ठीक है ना। यहां से आपको इसको 5 उत्तर इसमें दिए होंगे, 5 आपने यहां से उतारने इसका, ठीक है। इसको पढ़ करके कौन सा काम सही आ जाएगा। प्रश्न नंबर जो 10 होगा, इसको आपको कैसे करना, वाच्य परिवर्तन करना है आपने, ठीक है ना। वाच्य परिवर्तन का मतलब होता है कि इसको बदलना है आप। वाच्य परिवर्तन की हमेशा एक चीज याद रखिएगा, यहां पर क्या पूछा है, जो प्रथमा विभक्ति उसको द्वितीय विभक्ति, सॉरी तृतीय विभक्ति करने, तृतीय विभक्ति है तो उसको प्रथमा विभक्ति कहते हैं। वाच्य प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। ये कि क्या है, जैसे करोति मतलब करता है, बालक कार्य करता है, तो क्या आ जाएगा, बालक जो है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है। जहां इच्छा के अनुसार कार्य करता है वो आत्मनेपदी, सॉरी प्रश्नपदी आ जाती है। 2 पद की धातुएं होती है, प्रश्नपदी और आत्मनेपदी। जहां स्व इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है वो प्रश्नपदी आ जाएगी, जहां दूसरे के द्वारा कार्य कराया जा रहा है वो आत्मनेपदी आ जाती है। यानी वहां रूप हो जाएगा क्रियते, यानी कराया जा रहा है। एक तो कार्य कर रहा है, एक कराया जा रहा है। यहाँ पर बालक स्वकार्यम करोति, बालक तया स्वकार्येण क्रियते, कराया जा रहा है। जैसे यहाँ पर त्वया नाटकम दृश्यते, तुमसे नाटक देखा जा रहा है,
त्वं नाटकम दृश्यति। इसका वो हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, त्वं नाटकम दृश्यति। तो यह नाटक, तुमसे नाटक देखा। बालिका गीतम गायन्ति, बालिका या गीतेन गायन्ते। ठीक है ना। उदाहरण हम आपको और बताएंगे, यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने दे रखा है यहाँ पर। जैसे ये वाक्य वाच्य परिवर्तन, यहाँ पर पूछा गया है बालका पुस्तकम पठति। ठीक है, तो ये क्या आ गया, प्रश्न पदी का रूप आ जाएगा। बालक पुस्तक पढ़ता है अपनी इच्छा के अनुसार। मैंने कहा ना, जहां इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा वो प्रश्न पदी आ जाता है। जहां बिना इच्छा के कारण कार्य कर रहा, इच्छा नहीं हो रही फिर भी पढ़ रहा है, वो प्रश्न पदी आ जाती है, आत्मनेपदी आ जाती है। ठीक है ना। यहाँ हमने कहा बालक पुस्तक पढ़ता है, बालका पुस्तकम पठति। हमने कहा बालक से पुस्तक पढ़ी जाती है, बालकेन पुस्तकम पठति, बालक से पुस्तक पढ़े जाते हैं। क्योंकि केन जो है ये तृतीय विभक्ति का रूप हो जाता है। यानी आपको क्या करना है, अगर सरल से ट्रिक है, अगर प्रथमा विभक्ति पूछी गई तो आपने तृतीय विभक्ति लिखनी है, और तृतीय विभक्ति पूछी गई तो आपने प्रथमा विभक्ति का रूप वहां लिखना है। ठीक है, इतना तो आप याद कर ही लोगे। हम पुस्तकम पढ़ामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मया पुस्तकम पठते, मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है। श्यामः आम्रम खाते, आम खाता है। श्यामेण आम्रम खाते थे, श्याम से आम खाया जाता है। तेन ग्राम गच्छति, उनके गांव गम्य, तेन ग्राम गच्छति, वह गांव में गई। सा ग्राम गच्छति, वह गांव गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इसको आपको याद करना होगा, रटना होगा। ठीक है ना। अपने इतने ध्यान रखना है कि प्रथमा विभक्ति तो उसको तृतीय लिखना है, तृतीय तो उसको प्रथमा लिखनी है। चलो अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट की, हर बार पूछा जाता है, मिस नहीं होगा, इसको आपको रटना ही होगा। प्रश्न नंबर 11 पे ये पूछा जाएगा, घटिका दृष्ट्वा शब्देषु लिखत। 4 नंबर का ये होगा, यहाँ पे आपने इस घड़ी के अनुसार कार्य करना है। ठीक है, तो घड़ी हमेशा याद रखें, यहाँ पर ये ऐसे ही पूछा जाएगा आपको, कहीं ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि 4:20, 4:22, ऐसे नहीं। 4:30 होगा, 4 होगा, 4:15 होगा, ऐसे मतलब 4:15 की जगह 7:15 हो सकता है, 7:15, 7:45 और ऐसे होगा। ठीक है ना, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए, जो ऐसे होता है 10 माना 10 ले लिया तो दसम लिखना आपने, 9 है तो नवम, 5 है तो पंच, 4 है तो चत्वारा। अगर यहाँ पर पूछ लिया 7:15 माना, सवा को कहेंगे सपाद सप्त, सपाद सप्त आ जाएगा। ठीक है ना। साढ़े को लिखेंगे हम सार्ध चत्वारिंश, और पौने की लिखेंगे पादोन त्रिया। ठीक है ना, तो इसको ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, आपको याद रह जाएगा। इस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है ना। यहां दिया गया था ये। ठीक है, ऐसे वाक्य प्रयोग करने के लिए आएंगे आपको, रमेश अपरान, कुछ आप यहाँ पर याद करके, कुल मिलाकर के आपको ऐसा नहीं लिखना है यहाँ पे 10 नहीं होता, 10 नहीं होता ना। मानो यहाँ पूछा गया अपराने वादने विद्यालय गृहम गच्छति, दिन में कितने बजे विद्यालय से घर आती है, यानी कितने बजे आ रही है, वो आ रही है 3:45 बजे। तो आपने 3:45 नहीं लिखना है इसमें, यहाँ पर आपने लिखना है पादोन चत्वारा वादने विद्यालय में आगच्छति। पादोन चत्वारा लिखना है आपने यहाँ पे। क्या लिखना है, पादोन, तभी आपका नंबर माने जाएंगे। अगर आप 3:45 लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि नकल होगी, या आप ऊपर से उतारवाद देखेंगे। ठीक है, पादोन साए। ठीक है, तो आपने याद कितना रखना, आपने इसको पादोन कहते हैं, इसको यहाँ पर पादोन कहेंगे, इसको सार्ध कहेंगे। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, सार्ध कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सपात कहेंगे, और इसको 10 कहेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इसको याद रखना होगा। आप बात करें यहां पर प्रश्न नंबर 12 की, अद्यलिखित वाक्य से अंकानाम स्थान संख्या, तो इसको भी आपको याद रखना होगा, संख्याओं में लिखना है इसको। अस्मिन उद्याने चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् यहाँ पर लिखने हैं, 40 नहीं लिखना, ये 40 हिंदी में भी नहीं लिखना, चत्वारिंशत् क्या लिखना आपने, चत्वारिंशत्। ठीक है ना, याद आ जाएगा। संस्कृत गिनती यहाँ पर लिखनी है, जैसे यहाँ पर है द्वादश लिखना आपने, क्या लिखना है, द्वादश, द्वादश आपने लिखना है।
कुछ भी पूछ सकता है, 45 पूछ सकता है, पंचचत्वारिंश 57 पूछ सकता है, सप्तपंचाशत 80 पूछ सकते हैं, 80 तो ये 2 नंबर का होगा, 2% यहाँ पर पूछ जाएगी, इसको भी याद रखना, ठीक है ना। व्याकरण भाग का आखिरी प्रश्न होगा अधोलिखित वाक्येषु पदानि शुद्धं कृत्वा पूर्ण वाक्य लिखे, शुद्ध करना है आपने, ठीक है ना। शुद्ध आपने इसको करना है। क्या लिखा, आम्र मंजरीषु भ्रमरा गुजंती, गुजती, तो गुजती क्या आ गया, एक वचन का आ गया, आपको इसको बहुवचन करना, गुंजंती लिखना पड़ेगा। आम के वृक्षों में भंवरे गूंजते हैं, यहां पर आ जाएगा गुंजंती, ठीक है ना। कर्ता जहां का है क्रिया वहीं की होगी, ये कर्ता क्या है, ये बहुवचन की क्रिया है, कर्ता में जो है बहुवचन का प्रयोग किया गया, तो आपको क्रिया भी बहुवचन की लिखनी होगी, क्रिया इसमें एक वचन की, अर्थात गुंजंती यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है ना। बालकी पुस्तकानि पठन्ति, अब यहाँ पर देखो बालकी जो है प्रथमा व्यक्ति का रूप है, और ये जो पठन्ति है ये बहुवचन का हो गया, अर्थात इसको आपको बालके, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर या तो यहाँ पर आपको करना होगा बालका पठन्ति, ये एक वचन का आ गया, ये बहुवचन का आ गया, तो ये अंडरलाइन यहाँ पर दे रखे, तो इसको आपको अंडरलाइन को ही सही करना, बालका पठन्ति, का आ जाएगा, यानी क्या लिखना है ना, बा और बालका पठन्ति विसर्ग वाला, ठीक है ना। यहाँ पर प्रहते सर्वे अनुपस्थिता सन, परसों जो है सभी अनुपस्थित थे, ठीक है ना। ये संति वाला क्या होगा, यहाँ पर ते मने वही दोनों, ते मतलब वही सब, परह ते सर्वे अनुपस्थिता, ठीक है, यहाँ पर तो सही है, ये सही आ जाएगा, संति आपने लिखना है, यहाँ पर शुद्ध पहले ही है। आवाम पुस्तकम पठिष्यामि, आवाम मतलब हम दोनों, ये दोनों के लिए होता है, अहम आवाम अवयम उत्तम पुरुष की क्रिया, ये पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामि ये बहुवचन की क्रिया होगी, आपको यहाँ पर पठिष्यावा, आवाम पठिष्यावा यहाँ पर लिखना होगा, ये बहुवचन की क्रिया है, ये द्विवचन का हो गया उत्तम पुरुष, अर्थात यहाँ पर आपको पठिष्यावा लिखना होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के व्याकरण का भाग था, आपने इसको अच्छे से समझा होगा, याद कीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना। पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप से ले सकते हैं, हम इसको व्हाट्सएप भी दे सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।